नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे। सबसे पहले वो शहीद स्मारक गए और मुक्ति युद्ध में शामिल जवानों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश संबंधों, दोनों देशों की साझा विरासत और साझा लक्ष्यों पर बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की आजादी में भारत की भूमिका, भारतीय सैनिकों के बलिदान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की चुनौतियां भी साझा हैं और समस्याएं भी। उन्होंने कहा कि गरीबी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए बांग्लादेश और भारत की लड़ाई एक है और उन्हें इस बात का विश्वास है कि दोनों देश इससे पार पाएंगे। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के पास लोकतंत्र की ताकत है और भविष्य की दूरदर्शिता है। कोरोना काल में दोनों देशों के बीच अच्छा तालमेल रहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के काम भी आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी साल भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 साल पूरे हो रहे हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का ये वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। ढाका में प्रधानमंत्री ने शेख मुजीबुर रहमान को साल 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा। आज की चर्चा में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की अहमियत, दोनों देशों के 50 साल के रिश्तों पर भी हम बात करेंगे। साथ ही समझेंगे कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आगे मजबूती की और संभावनाएं दिखाई देती हैं। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी, साथ ही मेरे साथ है विदेश मामलों के विशेषज्ञ राजेंद्र हर्षे जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। सज्जनहार सर, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी विदेश यात्रा पर गए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में उनका ये दौरा, आपकी नजर में इसकी क्या अहमियत है, ये क्या मायने रखता है और खास तौर से कूटनीतिक लिहाज से क्यों अहम है ये दौरा? बहुत ही ऐतिहासिक दौरा है। देखिए, जैसे आपने स्वयं कहा प्रीति, जो उनका आखिरी जो दौरा था, अंतर्राष्ट्रीय दौरा था, वो था नवंबर 2019 में, जब वो गए थे ब्राजील में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। और उसके बाद करीब 17 महीने बाद ये पहली बार, और कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड पेंडेमिक तो अभी चल ही रहा है, हमको मालूम है पूरी दुनिया में चल रहा है। परंतु फिर भी इस समय उन्होंने ये निर्णय लिया, जो वो बांग्लादेश की जो 50वीं वर्षगांठ है, उनकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। भारत बांग्लादेश के जो राजनीतिक संबंध थे वो भी 50 साल हो गए हैं, और 100 साल जो उनके फादर ऑफ द नेशन है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनके 100 बरस का शताब्दी मनाई जा रही है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हैं जो कि जिसको मार्क करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए हैं। और इससे यही मालूम चलता है जो भारत कितना महत्व देता है, कितनी अहमियत देता है अपने संबंधों को। जैसे ये मालूम है, जो अब कोविड-19 महामारी चल रही है, उसमें भारत ने बांग्लादेश की सहायता भी की है। सबसे पहले जब वहां पर हमारे विदेश मंत्री गए थे, और 17 दिसंबर को जब शिखर सम्मेलन वर्चुअल समिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, तो तब उन्होंने कहा था जो जब भारत में वैक्सीन आएगी तो उसका उसी समय ये बांग्लादेश को भी इसको दिया जाएगा, उसको मुहैया किया जाएगा। और उसको बिल्कुल उन्होंने वैसा ही इसकी पूर्ति की। उनका जो उनकी कमिटमेंट था उसको पूर्ण किया। यहाँ पर 16 जनवरी को हमारे यहाँ पर वैक्सीन रोल आउट प्रारंभ हुआ, और उसके 5 दिन बाद ही 21 जनवरी को 2 मिलियन यानी कि 20 लाख वैक्सीन डोजेस बांग्लादेश को भी दे दिए गए। और अभी जब प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं तो 1.2 मिलियन डोजेस, मतलब 12 लाख और वैक्सीन अपने यहां से ले गए हैं। बांग्लादेश एक ऐसा देश उभर कर आया है जिसके पास सबसे ज्यादा, भारत में जो वैक्सीन बनी है, सबसे ज्यादा वैक्सीन उन्हीं के पास गई है। और जैसे वहां के जो डॉक्टर गौहर रिजवी, जो कि सलाहकार हैं बांग्लादेश प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, उन्होंने कहा जो भारत ने ये कदम उठाया है, इससे पूरे बांग्लादेश में उनके मस्तिष्क, उनके दिमाग और उनके दिलों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल।
राजेंद्र हर्षे सर, क्योंकि जो भारत बांग्लादेश मैत्री है उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के जो स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता दी गई और बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत पहला देश रहा। एक मित्र, साथ ही भरोसेमंद पड़ोसी मुल्क भी बांग्लादेश हमारा। पिछले 50 साल में भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते रहे हैं वो किस तरह से इवॉल्व होते, किस तरह से आगे बढ़ते देख रहे हैं आप? ऐसा है, मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ पीछे मुड़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान बन गया था, वो एक पहला इंडो इस्लामिक राष्ट्र था और वो धर्म के आधार पर बना हुआ था, जैसे इजराइल बन गया। और उसके बाद पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान, इनमें एक हमेशा तनाव रहा, क्योंकि दो देश, दो प्रांत जो पाकिस्तान के थे वो 1200 मील से सेपरेट हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत एक्सप्लॉइट किया इस पाकिस्तान को, और बंगाली लोग हमेशा एलियनेटेड फील करते थे। वो चाहते थे कि उनको न्याय मिले, और उसके लिए बंगबंधु ने बहुत बड़ा संघर्ष पाकिस्तान में किया, जिसके बारे में हिंदुस्तान में हमेशा चर्चा होती थी। लेकिन जब बंगबंधु को बहुमत मिल गया था, तब भुट्टो छोड़ देते और उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका भी देते, तो ये स्थिति ना आती। उन्होंने आज का ही दिन में जब संघर्ष शुरू कर दिया, और जब संघर्ष शुरू कर दिया तो मुक्ति बहाली के लोग यहाँ भारत में आना शुरू हो गया, अनेक तरह के रेफ्यूजीज भी यहाँ आना शुरू हो गया। भारत सरकार ने उनको काफी ट्रेन किया, और एक सोच समझ के इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने इंटरवीन किया, और मानेक शॉ का नेतृत्व, इंदिरा गांधी का नेतृत्व, सारी दुनिया का सपोर्ट, रशिया का सपोर्ट, इसको लेते हुए भारत आगे बढ़ गया और बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। एक बहुत बड़ा इतिहास का पन्ना पलट गया उसके बाद। अब पिछले 50 साल ऐसा है, और ये चाइना और अमेरिका की इच्छा के बावजूद हो गया, और ये इंडिया का बहुत बड़ी बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद एक दुर्घटना जो हुई, जिसमें 5 साल में ही बंगबंधु का खून हो गया, उनकी हत्या हो गई, और वो बांग्लादेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन बहुत ऊपर नीचे बांग्लादेश का इतिहास जाता रहा है। जैसे 2 दफा तो 2 मिलिट्री रूलर्स, इरशाद हो या जियाउर हो, दोनों मिलिट्री डिक्टेटर से आए थे। एक जनतंत्र वहां कभी स्थिर नहीं हो पाया। ये बांग्लादेश की, क्या कहते हो, एक तरह से लिमिटेशन थी। लेकिन फिर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे। पहला सहयोग का मुद्दा था एक बाउंड्री तय करना। जो बाउंड्री ब्रिटिश लोगों ने छोड़ी हुई थी, वो इतनी अननेचुरल थी कि वो विलेजेस के थ्रू जाती थी, घरों के थ्रू जाती थी, मार्केट के थ्रू जाती थी। और एक 3 बीघा कॉरिडोर भी वहां था, वहां 50,000 हिंदू लोग थे। तो ये बाउंड्री सेटल करना एक बहुत बड़ा काम था, और लैंड बाउंड्री सेटल होना एक बहुत बड़ी कामयाबी मोदी रेजिम में हमने हासिल कर दी है। उसी तरह हमारी मैरीटाइम बाउंड्री भी है, और बांग्लादेश 3 साइड से समुंदर ने घेरा हुआ है। भारत के बगैर तो बांग्लादेश कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन मैरीटाइम बाउंड्री भी तय हुई है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो हमें तय करना है, मैं समझता हूं, वो है वाटर डिस्प्यूट का। उसमें भी गंगा वाटर डिस्प्यूट हमने सॉल्व किया है तकरीबन, लेकिन 54 नदियां एक क्रिस क्रॉस बहती है इंडिया और बांग्लादेश में, और तीसरा वाटर डिस्प्यूट अभी भी सेटल होना बाकी है। फिर भी दोनों में व्यापार बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है। भारत की ओर से अशोक जी ने कहा कि वैक्सीन जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जा रही है। और एक बड़ी अहम बात जो बांग्लादेश के साथ कही जा सकती है, जब बांग्लादेश 1971 में कुछ भी नहीं था देश की हैसियत से, बहुत गरीब, और इतना प्रगति पर कर पाएगा ऐसा किसी सपनों ने भी सोचा नहीं था। लेकिन उसकी ग्रोथ भी 7% हुई है पिछले 4 साल, जो भारत और चीन से भी अधिक है। जीडीपी भी बढ़ गया है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया है। ये बड़े अच्छे लक्षण है। बांग्लादेश ने बहुत सुधार किया है अपने आप में। एजुकेशन की स्थिति अच्छी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो बांग्लादेश बदल गया है 50 साल में पिछले, और इन भारत और बांग्लादेश की दोस्ती भी कायम है, और बहुत काम करने की उम्मीद है। मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगा, अब तक के लिए इतना काफी है। बिल्कुल, वो जो अहम पहलू हैं जिन पर आगे काम किया जा सकता है, जहां संभावनाएं और ज़्यादा हैं, उन पर भी आगे ज़रूर आपसे मैं सवाल करूंगी। लेकिन अशोक सज्जनहार सर, अगर हम इस बात को समझें, जैसा अभी बहुत कुछ जिक्र किया हर्षे सर ने, कि पड़ोसी मुल्क है, दोनों की एक लंबी सीमा रेखा है, एक दूसरे को स्पर्श करती है, और 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा,
भारत बांग्लादेश में बहने वाली 54 नदियों के जल को दोनों देश एक साथ इस्तेमाल करते हैं और नदियों की ये संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। एक तरह से हम देखें जो तमाम पहलू हैं, चाहे वो हम सीमा को लेकर कहें, आपसी व्यापार को लेकर कहें, या फिर हम और कनेक्टिविटी को लेकर कहें, और साथ ही जो बहुपक्षीय मंच पर दोनों देशों की साझेदारी है, इन तमाम अलग अलग पहलुओं पर आप थोड़ा हमें समझाइए कि क्यों भारत के लिए बांग्लादेश और बांग्लादेश के लिए भारत जरूरी है। देखिए, आपने बहुत सारे अच्छे ये टिप्पणी की है, अच्छे प्रश्न किए हैं। तो सबसे पहले तो ये अगर देखा जाए 4096 किलोमीटर जो हमारी सीमा है, एक दोनों देशों की एक साथ है, तो ये इसमें समझना होगा जो भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर है। ये कुछ लोग शायद नहीं समझते हों, वो समझते हों जो बांग्लादेश छोटा देश है तो जो उसकी सीमा है भारत के साथ वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। हमारा जो सीमा है चीन के साथ वो शायद ज्यादा होगी, परंतु ऐसी बात नहीं है। चीन के साथ हमारी सीमा केवल 3488 किलोमीटर है और जैसे आपने स्वयं बताया बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से ऊपर है। तो यहाँ पर अब बहुत सारी जगह ये पोरस बॉर्डर भी होता है, तो उससे बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। कुछ तो जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का की बात है वो राजन हर्षे साहब ने समझाई, बड़ी अच्छी तरह से समझाई। उसमें मैं बस एक बात ये और कहना चाहूंगा, जो काफी छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उनको डिफाइन ठीक तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था, तो इसीलिए 1974 में जिसको कहा जाता था इंदिरा मुजीब अकॉर्ड, वो वाला दस्तखत हुए वहां पर, और फिर दोनों देशों ने उसको अपने अपने पार्लियामेंट से पारित करना था। तो बांग्लादेश ने तो रैटिफाई कर लिया, परंतु उस समय से लेकर 1974 से लेकर अभी 2014 तक, मतलब करीब 40 साल हो गए और भारत की सरकार, जितनी भी सरकारें आई, वो अपनी पार्लियामेंट से इसको रैटिफाई नहीं कर पाई। क्योंकि देखिए एक चीज और हमें ये समझनी होगी, जो हालांकि विदेश नीति तो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली में जो सरकार बैठी है, विदेश नीति हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बिजनेस है, विदेश नीति वही दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो बनाती है। परंतु फिर भी अब ये देखा गया है जो भी जैसे पड़ोसी देश हैं दूसरे देशों के, जैसे बांग्लादेश में अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सब बॉर्डर देश स्टेट्स हैं, तो उनको भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ देखते हैं हम कौन कौन सी हमारी अपने प्रांत हैं, कौन से अपने प्रदेश हैं, तो उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। श्रीलंका के साथ जो अगर हम बातचीत करते हैं तो वहां पर तमिलनाडु के, क्योंकि वहां पर उनके उसी एथनिक लिनिएज के लोग हैं, तमिल हैं वहां पर, तो उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये, जो इतने 40 साल में ये जो पास की स्टेट्स थी उनमें हम एक ऐसी सहमति, ऐसा कंसेंसस नहीं बना पाए, और ये प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो जब वो आए 2014 में, तो उन्होंने सभी जो ये प्रदेश थे इनको एक उसके ऊपर लेकर आए प्लेटफॉर्म पर, और पार्लियामेंट से बाय कंसेंसस इसको पारित किया गया। और तब जब 2015 में प्रधानमंत्री मोदी इसको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है, इसको साथ में लेकर गए अपनी पहली विजिट में बांग्लादेश में, तो तब वहां की जो सरकार थी, वहां के जो लोग थे, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने समझा जो प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो कि सच में चाहते हैं जो उनके संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे हो। तो इसीलिए अब और जो आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वो है जो हमारी 54 नदियां हैं जो हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। और जैसे अभी राजन हर्षे साहब ने कहा, गंगा के साथ तो हमने समझौता कर लिया था, गंगा के जो पानी है उसको कैसे बंटवारा किया जाए। 1996 में जब आई के गुजराल साहब थे प्रधानमंत्री, तो उस समय गैंजेस रिवर वाटर ट्रीटी दोनों देशों के बीच में साइन हो गई और बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। उससे पहले, क्योंकि मैं ढाका में मैं काम कर चुका हूं, अपनी हाई कमीशन में मैंने वहां पर काम किया है, तो मुझे मालूम है जो एक ये बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा दोनों देशों के बीच में था, कोई भी बात आगे चल ही नहीं पाती थी। हमेशा गंगा वाटर शेयरिंग और फरक्का बराज जो कि
70 के उसमें बना था, 70 के दशक में बना था, और वहां से वो कहते थे जो सारा पानी जो है वो फराक्का बराज वहां पर रोक लेता है, बांग्लादेश में कोई पानी आ नहीं पाता है, तो वहां पर सेलिनिटी बढ़ रही है, वहां पर आर्सेनिक पॉइजनिंग बढ़ रही है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशरीज के लिए, मतलब वहां की एनवायरनमेंट को बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और वहां की जो जीवनचर्या है, जीवन यापन है, उसमें भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए अब गंगा का तो वहां पर वाटर शेयरिंग मेरे विचार से काफी जेनरस रहा भारत उस मामले में भी। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हम कहते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे दस्तखत हुए 1950 के दशक में, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे संधि हुई गैंजेस वाटर ट्रीटी, तो वो भी बड़ी अच्छी है, और अभी 25 साल हो गए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। वहां पर बेसिक प्रॉब्लम है जो विंटर मंथ्स, जो कि लीन मंथ्स जिन्हें कहा जाता है, उसमें जो धारा है, उसमें जो गंगा में पानी आता है वो बहुत कम है। अब एक और नदी है, हालांकि 54 नदी बीच में है, परंतु एक नदी का जो मसला है वो ज्यादा बड़ा है, और वो है तीस्ता नदी। बिल्कुल। अब आपके जो दर्शक है और सुनने वाले हैं उनको मैं ये भी बता दूं, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे यहां से 2011 में, तो तब ये माना गया था जो तीस्ता नदी के बंटवारे के ऊपर भी बड़ी अच्छी तरीके से दोनों देशों के बीच में संधि हो जाएगी। परंतु आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने उस डेलीगेशन में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया, और तब से, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें कि आपकी वो प्रदेश है, जो बॉर्डरिंग प्रदेश है, स्टेट है, उसको भी उसकी भी हामी साथ में लेनी चाहिए। तो इसीलिए अभी ये 10 साल हो गए हैं, बातचीत अभी चल रही है, परंतु जो बंगाल की, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो नहीं मानती हैं जो इसके ऊपर कोई समझौता किया जाए, क्योंकि वो समझती हैं जो अगर ज्यादा पानी दिया जाएगा बांग्लादेश को, तो बंगाल के पास, वेस्ट बंगाल के पास पानी की कमी रह जाएगी। तो ये मुद्दा है। परंतु शेख हसीना ने ये भी कहा है, जब वो एक बारी पिछली बारी आई थी यहाँ पर 2019 में, तो उन्होंने कहा था जो अगर कोई भारतीय नेता इसका समाधान निकाल सकता है, तीस्ता नदी के बंटवारे का समाधान निकाल सकता है, तो वो केवल प्रधानमंत्री मोदी हैं। उनको बहुत विश्वास है जो प्रधानमंत्री मोदी इसके ऊपर कुछ ना कुछ ठीक काम करेंगे। और भी बहुत मसले हैं। देखिए, एक व्यापार का मसला है जिसको आगे चलते हुए हम और बात कर सकते हैं। बिल्कुल, इन मसलों पर मैं राजेंद्र हर्षे सर आपसे बात करूंगी। जैसे तीस्ता का जिक्र अभी सज्जनार सर ने किया, इसके अलावा आपको क्या लगता है और बड़े मसले क्या हैं जिनमें हमारे मतभेद हैं, और क्या बांग्लादेश अब उस उम्मीद से भारत की तरफ देख रहा है कि ये जो मतभेद के मसले हैं उन पर आगे काम होगा और सही दिशा में हम आगे बढ़ेंगे? मैं कुछ पहले अपनी सहमति अदा करना चाहता हूँ। हाँ। अशोक जी ने जो कुछ बातें कही, वेस्ट बंगाल, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया को, तो जब बांग्लादेश से डील करते हो तो वेस्ट बंगाल के साथ कुछ समझौता लेकर उसको जाना पड़ेगा उस स्टेट को। उसी तरह तमिलनाडु को लेके जाना पड़ेगा और श्रीलंका आता है, पंजाब को साथ में लेके जाना पड़ेगा, पाकिस्तान आता है। ये बिल्कुल जरूरी है। लेकिन कुछ बातें जो बांग्लादेश और भारत और सारे दक्षिण एशिया में हुए, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ढाका का जो समिट हुआ 1985 में, तो उसके बाद सार्क की संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का जन्म हुआ, और वो एक संगठन ऐसा है जहां अफगानिस्तान भी ज्वाइन किया है। तो ये 8 देशों का जो संगठन है, वो चलाने में बांग्लादेश ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ बहुत सहयोग दिया है। अब कैसे चल रहा है उसके बारे में बाद में मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कोऑपरेशन का। दूसरी बात है जिस अशोक जी ने जिक्र किया गुजराल का, तो दक्षिण एशिया के देशों के बारे में लोग गुजरात डॉक्ट्रिन का जिक्र करते थे। दैट मींस नॉन रेसिप्रोसिटी ऑफ रिलेशंस विद नेबर्स, यानी हम अपने जो अगल बगल के देश है उनको रेसिप्रोकली नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगल बगल के देश हमसे काफी मात्रा में कमजोर है। तो गुजरात डॉक्ट्रिन ये चाहती थी कि हम उनको थोड़ा जनरसली ट्रीट करें व्यापार के
मामले में, सिटी उनके गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में, और उस तरह से किया गया। उस जमाने में बांग्लादेश, श्रीलंका, ये देश एक तरह से व्यापार में उनका काफी लाभ हुआ। इनको लीस्ट डेवलप कंट्री जैसे ट्रीट किया गया, उनके गुड्स जहां आना शुरू हो गया। और बांग्लादेश के पास जूट है, गारमेंट्स है, तो गुजरात डॉक्ट्रिन का फायदा सबको हुआ। और एक भारत का एक जनरस देश और या सारे दक्षिण एशिया का नेता, इस तरह से भारत उभर आ रहा था। हर प्रधानमंत्री ने अपना अपना योगदान हर दफा दिया है इस चक्कर में। और जिस तरह से सार्क बढ़ती गई तो उसमें बाधा आना शुरू हो गया। दो तरह की बाधा थी, एक तो बायलैटरल टाइज है इंडिया पाकिस्तान में, उसमें बाधा आना शुरू हो गया। और वो क्या बाधा थी, तो 1971 के बाद लगातार जो बांग्लादेश के रहवासी भारत में आना शुरू हो गया, उससे आसाम का डेमोग्राफिक बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हो गया था, त्रिपुरा का भी डिस्टर्ब हो गया। तो आसाम की कोई अस्मिता नहीं रह गई, त्रिपुरा भी डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद इतने वो बाहर के लोग, नागरिक यहाँ आके सेटल हो गए, समझे कि उनका क्या किया जाए, यही बड़ी समस्या भारत के सामने हमेशा थी। क्या वो रेफ्यूजीज है, असाइलम सीकर्स है, माइग्रेंट्स है, इमिग्रेंट्स है, या उनको वापस देश के बाहर निकाल के भेजा जाए वापस बांग्लादेश में। अब आज अगर स्टेटमेंट देखोगे बांग्लादेश की ओर से, तो वो कहते हैं कि कैसे भारत इन लोगों के साथ डील करता है, ये उनका आंतरिक मामला है। और भारत को इसके साथ डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी वजह से। उसके साथ साथ मैं दूसरा मुद्दा भी आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि क्या होता जा रहा है लगातार। पाकिस्तान और भारत के तनाव भी बढ़ते गए इसके बीच में, और पाकिस्तान और भारत के तनाव बढ़ने की वजह से सार्क संगठन है वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। यानी पाकिस्तान ने, क्या कह सकते हो कि टेररिस्ट स्टेट बन गया, टेररिस्टों का हब बन गया। 26/11 को जो मुंबई में उन्हें अटैक किया था, उसकी वजह से सारा साउथ एशिया बिल्कुल घबरा गया था। उसी तरह से पुलवामा का अटैक भी हुआ, और बांग्लादेश भी टेररिज्म का एक शिकार है। तो एक जरूर है कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन न करे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में भारत और बांग्लादेश बिल्कुल सहमत है, और टेररिज्म के साथ दोनों देश बाकायदा लड़ना चाहते हैं। तीसरा मुद्दा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बिल्कुल चिंता का विषय है, और वो है कि भारत के लिए भी चिंता है जितनी बांग्लादेश के लिए नहीं होती चिंता, और वो यह है कि चीन भी दक्षिण एशिया के देशों में काफी हस्तक्षेप करता जा रहा है। और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि चीन और बांग्लादेश के संबंध तो अच्छे है ही, लेकिन वहां चिटागोंग पोर्ट उन्होंने बनाया है, वो म्यांमार में सिटवे पोर्ट बनाया है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बनाया है, पाकिस्तान तो उसका मित्र देश है, वहां तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो रही है। तो इस तरह से चाइना का इतना बड़ा प्रेजेंस, और चाइना का व्यापार भारत से 3 गुना ज्यादा है इन सारे नेबरिंग कंट्रीज से। तो आपको नेबर फर्स्ट, नेबर कंट्रीज फर्स्ट ये पॉलिसी फॉलो करनी है, तो कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए था, और वो रास्ता भारत ने एक तरह से ढूंढ लिया है। जैसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, जहां बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार ये देश लेकर भारत अनेक तरह के सहयोग की कल्पना कर रहा है। और अगर सार्क काम न करे तो सही, लेकिन लुक की इस पॉलिसी की एक्ट इस पॉलिसी हो गया। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी काम कर रहा है, बांग्लादेश के साथ भी काम कर रहा है। बांग्लादेश के पास गैस है, गारमेंट्स है, जूट है, बहुत सारे कोऑपरेशन के मामले हैं, और वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं, ये मानता हूं मैं। बिल्कुल। और अशोक सजना सर, बहुत ही संक्षेप में, समय की कमी है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भारत और बांग्लादेश को लेकर जो रिश्तों की दिशा है, और तमाम जिन मुद्दों का जिक्र हर्षे सर ने किया है, और जैसा प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि आतंकवाद और गरीबी जैसी तमाम चुनौतियां हैं जो साझा हैं, और इनका हमें मिलकर सामना करना है। तो दिशा जो आगे आप देख रहे हैं वो कितनी उम्मीद भरी है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर? मेरे विचार से देखिए, अभी जहां तक जिस मकाम पर हम पहुंचे हैं प्रीति, वो बहुत ही हमारे दोनों देशों के लिए स्वर्ण मकाम है, स्वर्ण अध्याय है हमारे दोनों देशों के रिश्तों का। क्योंकि ये मेरे विचार से अब कोई भी दो पड़ोसी देश हो, उनके लिए ये रोल मॉडल बन के उभरा है, जो कैसे दो देश, जो पड़ोसी देश हैं, वो अपने रिश्तों को कैसे आगे बनाकर लेकर जाएं। और हर क्षेत्र में देखिए, हमने बहुत आगे प्रगति की है। हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वहां पर दिक्कत है, जो वहां से हमारे पास $1 बिलियन आता है,
हम वहां पर निर्यात $9 बिलियन करते हैं, परंतु उनके साथ अब बातचीत हो रही है जो कैसे बांग्लादेश में और ज्यादा प्रोडक्शन हो उन चीजों का जो भारत के लिए आवश्यक है। तो ये बात हो रही है। कनेक्टिविटी की बात बहुत अच्छी हो रही है। हाँ। जो हम यहाँ से पहले तो अगर नॉर्थ ईस्ट हमें जाना होता था तो केवल सिलीगुड़ी से चिकन्स नेक, अब हम बांग्लादेश के थ्रू जा रहे हैं। जो भी 1965 से पहले रेल लाइंस थी वो सभी अब काम करने लगी है। तो चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेल ट्रांसपोर्ट हो, बस हो, कार्गो हो, सब तरीके से। तो मैं समझता हूं आगे चलते हुए दोनों देशों का भविष्य जो है बहुत ही स्वर्णिम है। बिल्कुल। और इसी के साथ अशोक सज्जनहार सर आपका और साथ ही राजेंद्र हर्षे सर, आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। तो जाहिर तौर पर भारत और बांग्लादेश तमाम साझा हित एक तरह से साझा करते हैं। समान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समानताएं तो हैं ही। दोनों देशों के करोड़ों लोगों के भविष्य के लिए, खासकर गरीबी और आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए दोनों देशों के लक्ष्य एक हैं। इसलिए दोनों देशों के प्रयास भी एकजुट होने चाहिए और इस बात को भलीभांति भारत और बांग्लादेश दोनों समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की ये यात्रा इन तमाम मायनों और दोनों देशों के संबंधों की मजबूती के लिए काफी खास मानी जा रही है। पिछले 50 साल की दोस्ती और संबंध समय के साथ मजबूत ही रहे हैं, जिसमें अब आगे और प्रगाढ़ता आने की उम्मीद है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।